हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर लेकर आ चुके हैं। ये वाला चैप्टर यूपी बोर्ड और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। समझ में आ रही है ना बात। इस क्लास से नीट वाले बच्चे का भी फायदा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे का भी फायदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज बताऊंगा, सारे पीवाईक्यूज भी लगवा दूंगा। आपको मजा ना आए तो सब्सक्राइब मत करना। फिलहाल तो अगर वीडियो पर नए हैं आप तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। वो बाद में देखेंगे हम, पहले सर वीडियो तो देख लें। आओ बेटा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। यार पिछली बार नीट में इससे बहुत सवाल आए थे। सर नीट का छोड़ो, यूपी बोर्ड करवा दो। करवा रहा हूँ बेटा, आओ। पहला परिचय क्या होता है भैया। परिचय इंट्रोडक्शन तो दे दे, उसके बाद ही तो चलेगी कहानी। सर ये ब्लैक वाला नहीं दिख रहा, अरे मैं बोल दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लो बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ईएफबी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक संगठन होता है, ये एक बहुत बड़ी एनजीओ है, यानी कि गवर्नमेंट मान लो या एनजीओ मान लो, आपको जैसे समझ में आए वैसे मान लो, ठीक। ये होता है, ये पता है क्या काम करता है, ये बेसिकली हम लोगों को बताता है नई नई डेफिनेशंस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया काम या फिर नई परिभाषा इन्होंने दी थी। और इन्हीं के चलते आज जो देख रहे हो ना, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का यूज ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी थी, उसको देखते हैं। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवो कोशिकाओं व उनके अंगों के आणविक अनुरूपों का समायोजन। बेसिकली बस आप इतना जान लो, बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, जीव विज्ञान में तकनीकों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है। बाकी आपकी मर्जी। इनके कहने का मतलब ये होता है किसी भी कोशिका से, किसी भी कोशिका से, किसी जीवित कोशिका से, किसी जीवित कोशिका से मानव स्वास्थ्य हेतु नए उत्पाद या फिर लाभदायक उत्पाद की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आओ, यहाँ पर लिखा हुआ प्रमुख सिद्धांत, इनके कोर प्रिंसिपल सुन लो। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, डीएनए आरएनए के रसायन में परिवर्तन करके उसे परपोषी में डालना होता है और फिनोटाइप बदलना होता है। आगे हम देखेंगे ये कैसे बदला जाता है और कैसे क्या किया जाता है। समझ में आ रही है बात, आगे सब पता लगेगा। जैव प्रक्रम क्या होता है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। रोगाणु रहित मतलब रोग से रहित वातावरण में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करके टीकों, एंजाइम आदि का निर्माण करना। टीके वगैरह मैंने आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको बहुत अच्छे से बताया है। ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2022 2019। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस व्यक्त रखती है ईएफवी की फुल फॉर्म और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इसको बेटा लिख लो, ये आएगा बेटा 26 में। कंफर्म है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो पिछली बार आ ही चुका है और इस बार भी आने की चांसेस है। इससे पूछा जाता है प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए को खास जगहों पर काटने का काम करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता देता हूं मैं। एक होता है बेटा एंडो न्यूक्लियेज और एक क्या होता है एक्सो न्यूक्लियेज। एक्सो न्यूक्लियेज, समझ में आ रही है बात। कहने का मतलब ये है, सुनो ध्यान से। जैसा कि आप जानते हो ये एक डीएनए होता है और यहाँ पर क्या होता है एडेनिन, यहाँ जुड़ा होता है थाइमिन, है ना। यहाँ जुड़ा होता है ग्वानिन, इससे जुड़ा होता है साइटोसिन। जो सिरों पर काटेगा, जो बाहर की तरफ काटेगा वो हो गया एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर की तरफ काटेगा उसे एंडोन्यूक्लियस। एक्सिट का मतलब ही होता है बाहर। समझ में आ रही है बात। तो ये है इसकी कहानी, समझ गए होगे उम्मीद करते हैं। अब दूसरी बात सुनो, संवाहक यानी कि क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर से आप क्या समझते हैं, जैसे यहां पर दे रखा है प्लाज्मिड, ठीक है ध्यान से सुनो। प्लाज्मिड ये बाहरी डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ले जाते हैं। आगे आपको पता चलेगा, पूरी पीएचडी करा दूंगा कि ये वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, परपोषी जीव वह बैक्टीरिया जो इकोलाई जिसके अंदर हम अपना डीएनए डालते हैं। अच्छा डीएनए क्यों डालते हैं, आगे पता लगेगा। हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि हम इससे क्या उत्पादित करते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित, अनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन का
निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बताया गया है। अगर 3 नंबर में आता है तो बस यही सब लिखना है आपको, उसके बाद कहानी हो जाएगी खत्म। आगे आओ। प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बाहर काट रहा है और ये बीच में काट रहा है, तो कहने का मतलब ये है इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। इसकी खोज करी थी 1963 में। ई कोलाई से 2 एंजाइम निकाले गए। पहला था डीएनए मेथाइलेज और दूसरा नाम था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। पहला वाला भूल जाओ, दूसरा वाला याद रखो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें ये कितने प्रकार के एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए को सिरो एंड से काटते हैं, मैंने अभी बताया ना, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच में विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। हिंद 2 सबसे पहला खोजा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा, 2026 में से आने से कोई रोक नहीं सकता। 20 में आ चुका है, 23 में और 26 में लिख लो, ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर लिखो, यानी कि ऐसा वर्ड लिखो जो आगे से भी सेम और पीछे से भी पढ़ने पर सेम आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मलयालम, MALYA, जैसा पीछे से है वैसा ही आगे से है। ऐसे मिरर में देखोगे तब भी ये ऐसा ही आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? डीएनए का वह अनुक्रम है, डीएनए का वह अनुक्रम जो 5 डैश से 3 डैश, सर ये क्या है? ये एक लाइन होती है 5 से 3 और ये दूसरी लाइन होती है 3 से 5 में पढ़ने पर समान सेम होना चाहिए। अब ये सर सेम कैसे होता है? ग्वानिन साइटोसिन पढ़ा है ना, तो वो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। डीएनए में ई को आरवाई के लिए यहाँ पर लिखा है GATTC। एडिटर ने बेटा अपनी ऐसी तैसी करा ली है, क्योंकि इसने सारे के सारे क्या करे हैं, क्या कहूँ मैं अब, ऐसे लिखा हुआ है। ये कोड कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखो 18 और 22 में आ चुका है और कोई बड़ी बात नहीं है ये 26 में आ जाए। अच्छा मलयालम तो लिखा है, सर एक और नाम बता दो, कबक लिख लो, बात खत्म। इसे पीछे से पढ़ो आगे से पढ़ो, बात तो एक ही है ना? तो यही है अपनी खास बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये क्या है? ये एक कोड है, ये दूसरा कोड है। देखो इसे आगे से पढ़ो तब भी सेम, पीछे से पढ़ो तब भी सेम। इसका मतलब साफ है ना, ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन, चीजें जो हैं आपके कंट्रोल में है ना? ऐसा नहीं है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा है, बस यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चल जाती है। आप लोगों को समझ आ गया, इतना काफी है मेरे लिए। बाकी देखते हैं आगे। एक और RI का पूरा नाम भैया, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, देखो इधर लिखा हुआ है, हालांकि तुम्हें हो सकता है ना दिखाई दे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ और 26 में ये आ भी रहा है इस बार। एस्चेरिचिया कोलाई। ई क्या है? एस्चेरिचिया। को क्या है? कोलाई, ये है जाति, ये है वंश। RY13, RY13 प्रभेद है, स्ट्रेन है। रोमन अंक पहला एंजाइम, समझ लो। इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि मैं बता नहीं सकता आपको, बाकी तुम्हारी चॉइस है याद करना ना करना। अच्छा वंश और जाति, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी जीव इस दुनिया पर अगर जीवित है तो उसके नाम 2 नाम होंगे। पहला क्या होगा? वंश होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा? जाति होगा। इसको हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। इसको हम क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति का सर मतलब क्या होता है? द्विनाम पद्धति का मतलब यह होता है किसी भी स्पीशीज के बस 2 नाम होंगे, किसी भी जानवर या फिर सजीव वस्तु के 2 नाम होंगे। समझ में आ रही है बात? द्विनाम पद्धति सबसे पहले दिया किसने था? कैरोलस लीनियस ने, ध्यान रखना कैरोलस लीनियस ने दिया था, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। आगे आओ, अगला देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है जैल विद्युत कण संचलन। भैया 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 इधर देखो, पहले इस पे देखो, 2018, 19, 22 और बोले तो 26। इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली ये होता है कि हम जब भी किसी सजीव वस्तु से डीएनए को पृथक करते हैं, डीएनए निकालते हैं किसी भी वस्तु से, तो हम उसको चेक करना चाहते हैं, और डीएनए चेक इन को ही क्या बोलते हैं? जैल विद्युत कण संचलन। डीएनए पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, और हम इसमें जो प्लेट लगाते हैं, एक तरफ ऋणावेश होती है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, यानी कि धनावेश होता है। तो हमारा जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बहुत जल्दी किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमारे डीएनए पर नेगेटिव होता है। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, अब इसको देखो। डीएनए के टुकड़े यानी कि ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र में वे एनोड की ओर गति करते हैं। एक बात बताओ, जब इनके पास माइनस है तो इनके पास प्लस ही तो है, तो ये फटाक से आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। माध्यम क्या होता है? मैट्रिक्स। एगोरेस जेल होती है जो समुद्री घास से प्राप्त की जाती है। पृथक्करण छोटे छोटे टुकड़े जेल के छेदों से तेजी और
दूर तक जाते हैं, क्योंकि बेटा एक बात सुनो, छोटे हैं और वो किससे मिलना चाहते हैं? एक बात सुनो, 2 प्रेमी हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो भैया जैसे ही उसे मौका मिलता है, छोटे वाले तो फटाक से भाग आते हैं। एक बात सुनो, पतले लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं ना, इसका मतलब साफ है ना कि छोटे लोग तेज़ी से भागते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया तैयार आपका। दृश्यता, एथिडियम ब्रोमाइड जैसे ही डाला जाता है इन पर, तब ये नारंगी कलर की पट्टियाँ दिखाई देती हैं यूवी लाइट की प्रेज़ेंस में। समझ में आ रही है बात? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। एक तो ये आ चुका है, ये वाला ये। इसीलिए कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यूवी लाइट। इल्यूशन, जेल से डीएनए को, यानी कि ये एक पूरी परत है जेल की, इससे हम क्या करते हैं, निकालने की प्रोसेस को डीएनए को काट करने, इल्यूशन कहलाती है। बात खत्म हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आओ। संवाहक, प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो यह बैक्टीरिया के, देखो डीएनए तो होता ही है किसी बैक्टीरिया की सेल में, ठीक, किसी बैक्टीरिया की सेल में डीएनए तो होता ही है। डीएनए के साथ साथ एक अतिरिक्त ऐसा चीज उपस्थित होती है जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉडी की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। देखिए, यह बैक्टीरिया मुख्य गुणसूत्र के अलावा पाया जाने वाला गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है जो स्वीकृति कर सकता है, जो यानी कि रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने सीक्रेट्स किसी को बताते हो, है ना, आपको लगता है आपने इसको बता दिया, अब ये तो आप अपनी इंफॉर्मेशन तो जानते ही हो, फिर उसकी भी इंफॉर्मेशन जानते हो, है ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन जानता है, वो क्या काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो ठीक यहीं पर यही बात लिखी हुई है, स्व प्रतिकृति करता है। देखो बेटा, भरोसा किसी पे मत करो आज, तो यही सीन है बेटा। एक अच्छे वेक्टर के गुण, एक अच्छे वेक्टर के गुण क्या क्या होते हैं? एक अच्छा जो वेक्टर होता है, यानी कि एक अच्छा जो प्लाज्मिड होता है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें पहली बात तो ओरी होता है। ओरी, ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृति जहां से शुरू होती है, मतलब वो कहां से शुरू करता है, एक बात ऐसी होती है जहां से वो अपनी बात को रखना शुरू करता है जिससे कि वो दूसरा फॉर्मेशन हो जाए, ठीक, जहां से प्रतिकृति शुरू हो, यह कॉपी नंबर नियंत्रित करता है। ये देखता है कि ये कितने बनाने हैं, इसको जितनी जरूरत उतना काम। सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। रूपांतरित ट्रांसफॉर्मेंट्स और अरूपांतरित की पहचान के लिए, जैसे इसमें ये दे रखे होते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या होते हैं आगे वाले स्ट्रक्चर में आपको पता लग जाएगा। ये रेजिस्टेंट करते हैं बीमारी से, ठीक। क्लोनिंग साइट्स, जहां विदेशी डीएनए जुड़ता है, एक ऐसी साइट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एक ऐसी जगह होती है जहां से दूसरा वाला डीएनए जुड़ता है और इसका नया फॉर्मेशन हो जाता है वेक्टर का। आगे आओ तब समझ में आएगा। 19 और 21 में आ चुका है। एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, देख लेने में कोई बुराई नहीं। ये लिखा हुआ है पीवीआर 322। वैसे तो इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, याद आपको ये रखना है, ये वाला पीवीआर 322 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा। यह सबसे प्रसिद्ध और कृत्रिम प्लाज्मिड है पीवीआर 322। इसमें बताया था एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है, किसी भी बैक्टीरिया से प्रतिरोध प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी की सुरक्षा प्रदान करता है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? प्रतिरोधी, ये भी जीन होता है ये। अच्छा, आपने देखा होगा जो टेट्रासाइक्लिन वाली जो दवाएं होती हैं वो कैंसर जनित रोगों के लिए दी जाती हैं, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये हमें बचाने का काम करता है। रोप, प्रोटीन कोड करता है जो प्रतिकृति में मदद करता है, जो प्रोटीन कोड करता है, इसका मतलब ये होता है जब किसी इंसान में कोई कमी होती है प्रोटीन की, तो ये क्या करता है, एडिशनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आज के समय की जो बॉडी है वो उसमें प्रोटीन की वाकई में कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका काम ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ इतना बढ़ गया है कि ये हार जाता है, फिर उसके बाद बाहर से हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पीवीआर 222 का पहली बात तो इसका चित्र बनाएगा, चित्र पूछा जाएगा, चित्र में कुछ मत करना, गोलाकार बना देना। यहाँ से एम्पिसिलिन लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन लिखा हुआ, ओरी, ओरी एक ऐसी साइट होती है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रोप प्रोटीन का निर्माण करता है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है। बस ऐसा करके गोलाकार स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ मत करना, यही बना देना, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर हो सकता है 26 में आए, मैंने बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट करके चीजें रखी है। सक्षम परपोषी कॉम्पिटेंट होस्ट को बनाना क्या होता है, आओ। डीएनए जलरागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है,
हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है, मतलब डीएनए वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, क्योंकि अच्छा वाटर के मॉलिक्यूल से क्यों जुड़ता है, जैसे ही देखो इधर H2O होता है तो H प्लस O नेगेटिव, आपके हिसाब से ही चल रहे, तो यहाँ पर H प्लस तो निकला ना, और जो H प्लस निकलेगा, और डीएनए तो माइनस होता है डीएनए, तो ये इससे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो जो जुड़ जाता है वो डीएनए जलरागी होता है, ठीक है। और वैसे तो सभी जुड़ते हैं, क्योंकि डीएनए सभी कैसे होता है, रेडिएशन। यह कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर नहीं पाता। हीट शॉक, बैक्टीरिया को कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, बैक्टीरिया याद रखना, फिर बर्फ पर, फिर 42 डिग्री हीट शॉक पर, फिर वापस बर्फ पर रखते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, आपके में दिया भी नहीं है, तो बस कोई नहीं, इसको कट कर दीजिए, कोई यूज नहीं है इसका। आ गया माइक्रो इंजेक्शन, इतनी ध्यान से मत पढ़ा करो हर चीज को, बस उतना पढ़ो जो सिलेक्टिव है, जो आपके लिए काम का है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लेना 26 और इस पर भी लिख देना 26, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन, जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधा डीएनए को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। अच्छा भैया, इंजेक्शन किस में लगता है, याद रखो, इंजेक्शन किस में लगता है, जंतु की कोशिका में, बात खत्म, माइक्रो इंजेक्शन हो गया। बैलिस्टिक या जीन गन, ये किस में लगता है, सोना या टंगस्टन, भाई साहब सोना भाई जी बहुत महंगा, सोने या टंगस्टन के कणों पर डीएनए लपेटकर, इस पर डीएनए लपेटकर पौधों की कोशिका पर बमबारी करने की प्रोसेस को किसके द्वारा की जाती है, जीन गन या बैलिस्टिक गन। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया, एक याद कर लो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। और हाँ एक और बात, ये नीट में आ चुका है, ये किस में दी जाती है, ये किस में दी जाती है, तो यार याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कोशिका लयन, सेल लिसिस क्या होता है, कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए एंजाइम जो यूज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम उपयोग में लाया जाता है, जिसकी कोशिका भित्ति तोड़ दी जाए। पादप कोशिका के लिए सेल्यूलेज, सेल्यूलोज से बनी होती है सेल्यूलेज, कवक काइटिनेज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। डीएनए अवक्षेपण, डीएनए को निकालने की तरीका, अशुद्धियों आरएनए प्रोटीन को हटाने के बाद ठंडे इथेनॉल मिलाने के पश्चात क्या होता है, इसमें से डीएनए महीन धागों के गुच्छों के रूप में दिखाई देता है, इसे निकालने की प्रक्रिया स्पॉइलिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, डीएनए पृथक्करण इसे कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोला है मैंने। 2026 में लिख लेना, ये वाला ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तीनों याद रखना, ठीक। आओ आगे, पीसीआर सुपर डुपर भयानक इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, अच्छा है, लिखोगे तो वैसे भी नहीं तो फिर भी मैं बता दूं। इसकी खोज करी थी कैरीमुलिस ने, कैरीमुलिस, पीसीआर कैरीमुलिस, थोड़ा थोड़ा नाम लग रहा है, नहीं लग रहा, कैरीमुलिस, पुलिस, पीसीआर पुलिस मुलिस, ऐसे याद रख सकते हो। निष्क्रियता, सबसे पहला चरण होता है 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों रज्जु को स्टैंड को अलग किया जाता है। इसका मतलब ये है, पहले हमने डीएनए लिया, डीएनए लेने के बाद उसको 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद उनके दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, पहले जो मिले हुए थे वो स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, देखो दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद ताप अनुशीलता 50 से 60 डिग्री कर दो, टेम्परेचर कम कर दिया, पर प्राइमर छोटे डीएनए टुकड़े को जोड़ दिया, छोटे छोटे डीएनए टुकड़ों को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाया गया है स्टेप 2 में, छोटे छोटे डीएनए टुकड़ों को जोड़ दिया प्राइमर को। प्रसार एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस किया, टैग पॉलीमरेज, भैया सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम द्वारा नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर टैग पॉलीमरेज क्या करता है, नए डीएनए का पूरा निर्माण कर देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72, यानी कि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, समझ में आ रही है बात। टैग पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। सर टैग पॉलीमरेज क्या है, ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम होता है थर्मस, थर्मस एक्वाटिकस, एक्वाटिकस, याद रखिएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टैग पॉलीमरेज ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से मिलता है, और जो उच्च तापमान भी कैसा कर सकता है, सहने की प्रकृति को रखता है। देखो इधर बना नहीं बना, ये धीरे 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 करके क्या करने लगा, पूरा स्टैंड बना दिया। तो अब खुद सोचो आप, खुद सोचो आप, देखो कितना कम समय लगा और आपने ये चीज कर ली, है ना। और पीसीआर के लाभ भी आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी बीमारी को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एड्स, इससे भी जांचा जा सकता है, एड्स को जांचने के लिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, निवेशी सक्रियता और इंजर्शनल इनएक्टिवेशन समस्या, एंटीबायोटिक प्लेट पर कॉलोनियों को चुनने के समय लगता है, इसलिए वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हैं।
नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है बेटा ब्लू व्हाइट स्क्रीन, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले एंजाइम जीन का उपयोग होता है। अगर बाहरी इस जीन के बीच में जुड़ जाते हैं तो एंजाइम नहीं बनता और निष्क्रिय हो जाता है। समझ लो इस बात को, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का उपयोग होता है। अगर बाहरी जीन इस जीन के बीच में जुड़ जाता है तो एंजाइम नहीं बनता, निष्क्रिय हो जाता है। आगे देखो परिणाम नीली कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो मैं बस आपको बता रहा हूँ, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, जरूरत नहीं है किसी भी ऐसी चीज को पढ़ने की जो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। धड़ाधड़ पढ़ रहे हो, मैं वो काम नहीं करता। मेरी क्लास 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है। आप खुद सोचो कितना बेटर कंटेंट दूं मैं, फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आप पता नहीं यार क्या कर रहे हो। लास्ट है बेटा ये बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं? बायोरिएक्टर क्या है? यहां लिखा हुआ है बायो बायो रिएक्टर क्या है? तो क्या है बताओ? ये बड़े बर्तन 100 से 1000 लीटर के बीच के होते हैं, जहां सूक्ष्म जीवों, पौधों या जंतुओं की कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को विशिष्ट प्रोडक्ट में बदला जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं आगे पता लग जाएगा आपको। देखते हैं इसमें क्या क्या करते हैं हम। वैसे हमारे हिसाब से तो बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र या ऐसा बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों को उगाया जाता है अपने फायदे के लिए। एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है सूक्ष्म जीवों से, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। यह इष्टतम परिस्थितियां, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन और लवण प्रदान करता है। सबसे सामान्य प्रकार विलोडित हॉज बायोरिएक्टर। देखो यार मैंने एक बार प्रोडिक्शन किया था शायद, हाँ शायद 23-24 में, तो मुझे ऐसा लगा था कि बायोरिएक्टर केवल एक लैंग्वेज आती है, केवल एक छोटी सी डायग्राम वो डेफिनेशन आती है। ऐसा नहीं है। जब वक्त बुरा होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा एक ना स्ट्रक्चर देख लो, बस स्ट्रक्चर कभी कभी बहुत बुरे केसेस में स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी चॉइस है, मैंने तो आपको बस बताने का काम है। इसमें हवा ऑक्सीजन की उपलब्धता और मिश्रण सुनिश्चित किया जाता है। देखो 19 और 21 में आया था, अब देख लो यार 26 में बस इसका स्ट्रक्चर हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे आओ, अनुप्रभा संसाधन, ये लगभग दमी निकल रही है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैव संश्लेषण के बाद, यानी कि जो बायोरिएक्टर हमने उत्पाद बनाया है, उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसे ही अनुप्रभा संसाधन कहते हैं। 21 में आया हुआ है, देख लेना बस, केवल 1 स्टार देख लेना, है ना। जो बना है बायोरिएक्टर से उसको पहले कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, उसके बाद कहीं फिर मार्केट में भेजा जाए। अरे भैया टेस्टिंग वगैरह तो होगी ना, तो इसलिए मुख्य चरण क्या होते हैं इसके? पृथक्करण, उत्पाद को अलग करना, शोधन, अशुद्धियों को हटाना, परिभक्षण परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, उत्पाद को सुरक्षित रखना, क्वालिटी कंट्रोल और गुणवत्ता की जांच करना ही इसका मुख्य बोले तो उद्देश्य होता है। महत्वपूर्ण अंतर पूछ लिए जाते हैं जो इस चैप्टर से। प्लाज्मिड डीएनए, यह अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। क्रोमोसोमल, ये मुख्य जीनोमिक, भैया क्रोमोसोमल लिखा है, गुणसूत्रीय डीएनए। ये छोटा और गोलाकार होता है, ये बड़ा और कैसा होता है? जटिल होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। डीएनए को सिरों से काटता है, डीएनए को बीच से काटता है। एंडो अंदर, एक्सो बाहर। पुनर्योगज डीएनए बनाने में कम उपयोगी है, लेकिन ये अत्यंत उपयोगी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो देख लेना। ईएफबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर, पॉलीमरेज रिएक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। जीएमओ आगे पता लगेगा, इसका एक पार्ट 2 आएगा जल्द, आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, तो बेटा देख लो। पीसीआर का सचित्र वर्णन कीजिए। 2023, 22 और 20 प्रतिबंधन एंजाइम क्या है उदाहरण देकर बताइए। 22 और 18 में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और डीएनए पृथक्करण दोनों पूछा गया है। पीवीआर 322 का चित्र, मैंने बोला था ना चित्र। 21 और 19 में प्लाज्मिड की परिभाषा और उपयोग। 19 में बायोरिएक्टर आ चुका है, और एक बार इसका 26 में केवल और केवल चित्र देखकर चले जाना। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यार मैं आपसे ज्यादा की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं आपको बेहतर तो बना ही सकता हूँ। आप अपना टाइम खुद बर्बाद करते हो, है ना।
एक-एक घंटा बर्बाद कर देते हो यार, वो लाइव क्लास चलती है, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए बस 15 से 20 मिनट की क्लास चलाता हूँ, फिर भी आप लोग देखते नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं कौन-सी दुनिया में हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस बात को। अरे अभी नहीं तो फिर कब होगा? तुम्हारी सुबह कब होगी? तुम कल-कल करते और तमाम इधर-उधर की वीडियो देख रहे हो। अरे इधर आओ, मैं आपका कम समय में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपको करवा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं समझोगे। खैर, जब बोर्ड्स हो जाएँगे, क्योंकि जब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं तब आपको समझ नहीं आता है, जब चीज़ें निकल जाती हैं तब आपको समझ आता है कि क्या था, क्या नहीं था। खैर जो भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद आपका।